तो आज के सेशन की शुरुआत एक केस से करते हैं। केस है आपका बेरूबारी का केस। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि अब भारतीय राज्य व्यवस्था में मैं आप सभी को जितने भी बड़े बड़े केसेस हुए हैं, वाद हुए हैं, जिनमें को लेकर के एक अच्छा खासा डिबेट है, उन चीज़ों को हम लोग एक बार पढ़ेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित केस हैं। और इस केस के माध्यम से कई सारे आर्टिकल भी आप देख पाएंगे। मैं बहुत सारे आर्टिकल आपको याद कराता जाऊंगा। दूसरा, एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह ये केसेस आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि ये विभिन्न संविधान संशोधनों से जुड़े हुए केस हैं और संविधान के अनुच्छेदों को इसके माध्यम से क्या किया गया है, परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे हर एक केस के माध्यम से। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं, मैं एक एक करके उठाऊंगा तो काफ़ी लंबी श्रृंखला चलेगी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस सेशन में जितने केस हो जाते हैं या फिर कभी भी मैं आपको केसेस उठा के पूरी कहानी, पूरी स्टोरी समझाऊंगा, बहुत इत्मीनान से, विस्तार से, ताकि आपको केस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें कही और वो केस कहाँ कहाँ पे जुड़ता है, संविधान के किस हिस्से से कहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग करेंगे। अब पहला केस मैं जो उठा रहा हूँ वो है बेरूबारी केस। बेरूबारी एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। दरअसल जब देश का विभाजन हो रहा था, माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान के बाद स्पष्ट हो गया कि अब भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बनेंगे। जब ये बात पूर्णतया स्पष्ट हो गई तो स्पष्ट होने के बाद एक सीमा आयोग बनाया गया। रेडक्लिफ को उसका अध्यक्ष बनाया गया। अब जब रेडक्लिफ यहाँ पे आया और भारत की सीमाओं को देखा और उसको सीमांकन करना था तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि इतने कम समय में इतने बड़े भारत के हिस्से को, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान अलग है, पश्चिमी पाकिस्तान अलग है, और इसका सीमांकन करना अपने आप में बहुत जटिल कार्य था। और यहाँ तक कहा जाता है कि एक बार उसने क्विट करने के लिए बोला था कि मेरे से ना हो पाएगा, इतना बड़ा देश और इतनी बाउंड्रियाँ मिलाना और इतने कम समय में, एक पर्याप्त समय आप देते तो ठीक है। समय भी नहीं, लगभग 21-22 दिन का एक समय उसे दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, सस्ता नशा किया। पहले तो बोला ऐसे नहीं मिला पाऊंगा मैं, भारत की बाउंड्रियाँ ऐसे नहीं बना पाऊंगा। तो उसने क्या किया, पहले थोड़ा बहुत नशा वशा करके आराम से बैठा, सोचा, बोला अब एक तरीका है मेरे पास, जितने पुलिस थाने हैं उन पुलिस थानों को आपस में मिलाते चले जाओ। ठीक है, तो उसने पुलिस थानों को आपस में मिलाता चला गया नक्शे में। समझ रहे हैं, पुलिस थानों को उसने, उसके आधार पे उसने भारत की सीमांकन करना शुरू किया और फाइनली उसने पूर्वी पाकिस्तान का सीमांकन कर दिया। अब उसे नहीं पता था भाई, नक्शे में आप सीमांकन करेंगे तो क्या पता कि यहाँ पे कोई गांव बीच से पता चला कट गया, कहीं पर जो है आपका कुछ भी है, किसी का घर दो भागों में कट गया। आपने एक मूवी देखी होगी बेगम जान, उसमें वो घर जो होता था दो भागों में, आधा पाकिस्तान आधा भारत, किसी के खेत आधे भारत में, किसी के खेत आधे पाकिस्तान में। तो उसने जो है इस तरीके से मैप में ही कर दिया, उसने मैप में ही लाइन बिछा दी और बिछाने के बाद जो है पकड़ा दिया कि भैया ये रही रेडक्लिफ लाइन, यही भारत की सीमा रेखा है। तो 1952, अब आपको उससे भी सस्ता नशा करता था पाकिस्तान। उसको एक लत लग गई थी कि मुझे बस कुछ भारत से चाहिए, मैं अलग हुआ हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। वो हमेशा मांगता ही रहता था। जो चीज़ नहीं मिलती थी तो उसको फिर वो कबायली आक्रमण करा देता था, स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का सहारा लेता था, छद्म युद्ध का सहारा लेता था, वो भी माध्यम उसने अपना लिया था। तो 1952 में अचानक से उसको लगा कि ये आपका ये वाला हिस्सा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका बंगाल वाला हिस्सा, पश्चिम बंगाल का। बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। यहाँ पे मेघालय है, आपका मेघालय का हिस्सा है, ऊपर असम वाला हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सिलीगुड़ी है, यहीं पे जलपाईगुड़ी है, यहाँ पे ही आपका जलपाईगुड़ी है, ठीक है। उसी के पास ये गांव है जो कि पूरा ये बांग्लादेश की बॉर्डर है, ठीक है, बेरूबाड़ी ये गांव, ये भी एक पुलिस थाना था। तो रेडक्लिफ ने इसे दे तो भारत को दिया था, लेकिन लिखित तौर पे नहीं लिख के गया था, मतलब रिटन फॉर्म पे नहीं था ये भारत के पास, और मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र था, बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ था। तो 1952 में पाकिस्तान ने रटना चालू किया कि बेरूबारी संघ हमारा है, बेरूबारी यूनियन हमारा है, ठीक है। अब चूंकि रिटन फॉर्म पे हमारे पास भी नहीं था ये, तो ये मामला
आना चालू हो गया कि यहाँ पे भारत अवैध प्रशासन कर रहा है। ठीक है, अब जब ये स्थिति यहाँ की शुरू होती है तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, फिरोज शाह नून इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यार अब इस मामले का सल्यूशन निकलना चाहिए। यदि कोई ऐसी बात है कि इस हिस्से को स्पष्ट नहीं किया गया और लगातार यहाँ पे डिमांड हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि इस हिस्से को आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे देते हैं, आधा हिस्सा भारत को दे देते हैं, आधा आधा हो जाए, 50-50 बांट लेते हैं। तो एक समझौता किया गया, फिरोज शाह नून वर्सेस नेहरू, यानी नेहरू नून समझौता हुआ इसको लेकर के, और ये बात स्पष्ट हो गई कि हम आधा आधा हिस्सा ये दे देंगे। पश्चिम बंगाल की जनता भड़क गई, और भड़के भी क्यों ना, मतलब कि आपको हमने चुना और आप हमें दूसरे देश को दे देंगे, ये कहाँ की बात होती है। मामला चला गया न्यायालय के पास, और न्यायालय के पास लेके कौन गया, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्या है ये, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो चूंकि राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्तित्व थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, संविधान सभा की एक एक डिबेट और बहसों को उन्होंने समझा है, संविधान को बनाया है, संविधान में पहला व्यक्ति जिन्होंने हस्ताक्षर किया है, तो उन्हें संविधान की बहुत अच्छी समझ थी। और उन्होंने कहा कि इस मामले का सल्यूशन जो होगा वो सल्यूशन हम सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कमियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब परामर्श गया, इस शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया, तो उन्होंने दो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से पूछी। पहली चीज़ पूछी कि ये जो बेरूबारी संघ है, क्या बेरूबारी संघ को हम किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। ठीक है, अब किसके पीछे समझते हैं, मैं कई सारे आर्टिकल आज आपको भी यहाँ पे याद करा दूंगा, संविधान के ही कई आर्टिकल इसके साथ अब फंसेंगे। ठीक है, इसका तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम हो सकता है, ये काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भारत संघ किसी को नहीं दे सकता है ये चीज़। ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करिए और संविधान संशोधन करके ये हिसाब दे सकते हैं। और इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल भी सुप्रीम कोर्ट ने बताए कि देखो ये आर्टिकल हैं, 7वीं अनुसूची में भी 14वां क्लास जो है, इसमें भी आप इसके माध्यम से भी बना सकते हैं, इसके माध्यम से भी बना सकते हैं, कई सारे आर्टिकल बता दिए कि संसद के पास पावर है कि संसद इसे बना सकती है। लेकिन कहानी आके वहीं अटक जाती है। दो चीज़ें, प्रस्तावना में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ लिखी हुई है प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य, एक शब्द लिख दिया गया है प्रस्तावना में आपके लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, और दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है संप्रभुता। ठीक है, ये दो शब्द हैं। तो लोकतांत्रिक गणराज्य के तहत पहला प्रश्न ये सा निकल के सामने आया कि जिस जनता ने सरकार को चुना है, क्या वो सरकार उस शक्ति का प्रयोग करके उस जनता को ही दूसरे देश को दे सकती है कि नहीं दे सकती। भाई बेरूबारी के लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री को चुना था, संसद को चुना था, और वो प्रधानमंत्री नेहरू, फिर वो जो नेहरू, भाई जवाहरलाल नेहरू ने समझौता किया ना, भारत के प्रधानमंत्री ने समझौता किया ना। तो क्या प्रधानमंत्री हमें किसी को दे सकते हैं जबकि चुने हमारे द्वारा गए हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यही है कि जनता के द्वारा सरकार को शक्ति प्राप्त होगी, जनता के द्वारा चुना जाएगा। गणराज्य का मतलब है राष्ट्र के जो मुखिया हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, वो भी जनता द्वारा चुने जाएंगे। तो ऐसे देश में क्या चुनी हुई सरकार को यह पावर है कि वो हमें किसी और को सौंप दें, किसी और को दे दें। पहला प्रश्न ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया। दूसरा प्रश्न ये आया कि ये जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं हैं, हम अपने आप में स्वच्छंद हैं, बाह्य तौर पे भी हम स्वच्छंद हैं, सर्वोपरि हैं, संप्रभु हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। हम दूसरे देश के डिसीजन के आधार पे अपने देश का कोई हिस्सा बांट के दूसरे को नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात, क्या आंतरिक तौर पे यदि हम स्वच्छंद हैं, संप्रभु हैं, केंद्र संप्रभु है, तो क्या आंतरिक तौर पे संप्रभु होने का मतलब यह भी है क्या कि देश के किसी हिस्से को काट के संसद किसी और को दे सकती है? क्या यदि आंतरिक तौर पे आपको स्वच्छंद बना दिया गया तो देश के हिस्से को ही आप किसी और को दे देंगे? ये दो तीन मुद्दे निकल के सामने आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने।
और एक मुद्दा ये निकल के आता है कि क्या अनुच्छेद 3 जो कि ये कहता है कि संसद भारत के किसी भी राज्य के किसी हिस्से को क्या कर सकता है, कट कर सकता है, बांट सकता है, उसका पुनर्निर्धारण कर सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है, तो क्या अनुच्छेद 3 जो है इस शक्ति के प्रयोग के द्वारा इसको अलग किया जाएगा या अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाएगा? ऐसे कितने प्रश्न थे जिन प्रश्नों का जवाब लगातार चाहिए था। तो अब मैं इसका एक पूरा विकास क्रम आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो आपको भाग 1 भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि भाग 1 आपको पता होना चाहिए, लेकिन भाग 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भाग 1 हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मुद्दे निकल के आए। तो जहाँ पे ये आपकी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जब उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को ये मामला मांगा, परामर्श किया, और परामर्श पे उन्होंने 2 चीज़ों का परामर्श मांगा। पहला परामर्श है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, 2 प्रश्न जो उभर के आए। पहला प्रश्न उभर के आया कि बेरूबारी यूनियन जो आपका है, क्या बेरूबारी यूनियन से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के लिए कोई विधायी कार्रवाई आवश्यक है? क्या कानून बना के इसे हम दें? क्योंकि भाई नेहरू नून समझौता हो गया था, तो इस समझौते को प्रभावी बनाने के लिए क्या कोई कानून बनाना पड़ेगा या ऐसे ही दे दें? भाई समझौता कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने दे दिया उनको। क्या बिना कानून के दे सकते हैं या फिर ऐसे ही दे सकते हैं? तो पहली बात तो ये बोला गया कि क्या कोई कानून बनाना पड़ेगा, कोई विधायी कार्रवाई करनी पड़ेगी संविधान में। तो पहला प्रश्न ये परामर्श मांगा गया सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा, अगर यदि विधायी कार्रवाई करना है तो क्या अनुच्छेद 3 के तहत करें या अनुच्छेद 368 के तहत करें? ठीक है, ये 2 प्रश्न जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अब देखो स्पष्ट करना चालू किया कि अब आपके पास पावर कैसे कैसे है, कहां कहां पे पावर है। मैं चाहता हूं कि चीजें आप याद भी करते जाइएगा, यहां पे कई आर्टिकलों का मैं उल्लेख करूंगा, ठीक है। पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 7वीं अनुसूची है, संघ सूची, जिसमें से संघ सूची की एंट्री नंबर 14, वहां पे लिखा हुआ है कि भारत किसी अन्य देश के साथ संधि या समझौते कर सकता है, ठीक है। यानी कि संसद के पास पावर है, क्योंकि संसद संघ सूची शक्ति का प्रयोग करती है, तो भारत किसी अन्य देश के साथ संधि या समझौता कर सकता है और उस समझौते को देश में लागू भी कर सकता है। तो यहां से एक लीगलिटी मिलती है, संसद को पावर मिलती है कि संसद ये कदम जो उठा रहा है ये गलत नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या निकल के आती है, आर्टिकल 253, ये आपको याद करना है। आर्टिकल 253 ये कहता है कि विदेशी देशों के साथ संधियों और समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए कानून बना सकता है कौन? पार्लियामेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 263 क्या है, 53 क्या है, माफ करिएगा, आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253, इसे याद कर लीजिए। ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है, आईआर से जुड़ा हुआ है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां की जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, अनुच्छेद 253 ये पूछता है, कई बार पूछा है, ये अनुच्छेद आपको आना चाहिए, अनुच्छेद 253 रट लेना है। तो आर्टिकल 253 जिसके अनुसार विदेशियों के साथ संधियों और समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। वहीं कुछ और प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 245(1) इसमें भी लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 245, ये आपका संघ केंद्र राष्ट्र संबंध में विधायी संबंध का पहला अनुच्छेद है। इसमें लिखा हुआ है कि संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कई अनुच्छेद ऐसे संविधान में लिखे हुए थे जिससे संसद को पावर मिल रही थी कि वो किसी भी भारत के हिस्से को ये कार्य कर सकता है, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए मैंने 2 आर्टिकल आपको बताया। आर्टिकल 253 क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधी के लिए कानून बनाना और कानून बना के उसे लागू करना, पहली चीज ये। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 245 कि संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। 2 बातें तो यहां पर हो गई। अब एक आर्टिकल और है जहां पे संसद को पावर मिलती है, वो आर्टिकल 248, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में भी। आर्टिकल 248 कहता है कि संसद के पास समवर्ती सूची,
राज्य सूची और केंद्र सूची में शामिल नहीं होने वाले विषयों पर भी वो कानून बना सकता है, जिसको बोलते हैं अपशिष्ट शक्ति। तो अनुच्छेद यानी कि मान लीजिए यदि कोई ऐसा अधिकार नहीं भी प्राप्त है तो भी संसद के पास अधिकार तो आ ही गया, क्योंकि अपशिष्ट शक्ति मतलब जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सम्मिलित ना हो उस विषय भी कानून तो संसद ही बनाएगा। तो यदि मान लो कहीं पे परिभाषित नहीं भी आपको लग रहा है तो भी क्या हो गया, अनुच्छेद 248 का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 248 क्या है, अवशिष्ट शक्तियां। आर्टिकल 253 अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लागू करने की संसद की शक्तियां। आर्टिकल 245 संसद किसी भी, ठीक है, देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। और आर्टिकल 248 क्या बताता है कि अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं। ये देखिए, ये लीगैलिटी है, ये पावर है। और अनुसूची 7 की एंट्री नंबर 14 वहां पे भी ये कहा गया है कि वो भी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी अंतरराष्ट्रीय किसी देश के साथ करार कर सकती है, उसे देश के किसी भी हिस्से में लागू कर सकती है। तो ये कुछ लीगैलिटी हमें निकली और इस तरीके से देखा जाए तो कोई अड़चन नहीं समझ में आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लागू कर सकते हैं। लेकिन देश में बड़े स्तर पर क्या हो गया, बवाल हो गया। देश में पश्चिम बंगाल में विरोध होना चालू हुआ। दूसरा, सामने आ रही थी प्रस्तावना, बार बार ये खड़ी हो रही थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। प्रस्तावना में ये शब्द जो लिखे हुए हैं, प्रस्तावना में ये जो शब्द लिखे हुए हैं लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका क्या करें। फिर ऐसे में तो लोकतांत्रिक गणराज्य में सरकार को शक्ति जनता से मिलती है और उसी से मिली शक्ति का उपयोग करके उस जनता को दूसरे देश को दे दिया जाए। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसी पावर है क्या संसद के पास कि अपने देश के नागरिकों को ही से ही वो सरकार बने और उसी नागरिकों को दूसरे देश को सौंप दे? क्योंकि बेरूबारी के नागरिक तो चले जाते पाकिस्तान के पास। तो एक बड़ा प्रश्न ये निकल के आया, यानी प्रस्तावना कहीं ना कहीं पे अड़ंगा बन रही थी, प्रस्तावना बैरियर क्रिएट हो रहा था बार बार। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात क्या निकल के आई कि प्रस्तावना में एक शब्द प्रयोग किया गया है, सुप्रीम पावर, संप्रभुता। इसका मतलब यह होता है कि भारत अपने दम पर खड़ा एक देश है, यानी कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम सारे निर्णय स्वयं लेंगे, हमारे ऊपर किसी का निर्णय आरोपित नहीं होगा। अपने दम पर खड़ा देश है और कोई अन्य देश इसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता जिससे भारत की एकता और अखंडता समाप्त हो। तो हम पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया नून समझौता है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अखंडता को समाप्त करता है, हमारी संप्रभुता को भी कम करने का प्रयास करता है। तो एक प्रश्न ये निकल के आ गया। ठीक है, अब जब ये दो प्रश्न निकले, एक बात और यहां से निकल के आती है संप्रभुता से। मैंने आपको बताया भी कि संप्रभुता से एक प्रश्न और निकलता है कि जो भारत है, ठीक है, अपने अंदरूनी मामलों में भी ये क्या है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, केंद्र सरकार सर्वोपरि है। तो क्या अपनी इस संप्रभुता का इस्तेमाल करके अपने देश के किसी और क्षेत्र को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, ये भी लीगल प्रश्न निकल के आया। तो 3 प्रश्न थे जिनका जवाब किसको देना था, सर्वोच्च न्यायालय को। लीगलिटी तय करने के लिए, नेहरू नून समझौते को प्रभावी बनाने के लिए, बेरूबारी संघ को देने के लिए। तो जब ये पूरा सवाल निकल के आया तो सबसे बड़ी कहानी कौन निकल के आई, सबसे बड़ा विलेन बना प्रस्तावना कि ये इसको क्या किया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट खेल गया जैसे वो हमेशा खेलता है। अब उसको संसद को प्रभावी बनाना था, संसद को ही सर्वोपरि बनाना था। आप देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, जब पहला संविधान संशोधन हुआ और शंकरी प्रसाद का केस आया, ठीक है, पहले संविधान संशोधन के विरोध में ही आया था शंकरी प्रसाद का केस, तो किस तरीके से वहां पर भी आप देखेंगे कि वहां पर भी मौलिक अधिकारों को, आपके संपत्ति जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया भारत में, है ना। और उसके बाद भी तो सुप्रीम कोर्ट कई जगह पे खेलता है, बचाने का प्रयास करता है। वैसे प्रयास यही है, लेकिन अभी देखना प्रस्तावना के साथ खेल गया, क्योंकि प्रस्तावना विलेन बन रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा, खेल गया, सीधा सीधा विलेन को हटा दिया। अंग ही नहीं है तो फिर ये शब्दों का कोई प्रयोग। बाद में क्या बोलता है केशवानंद भारती, वाद भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि केशवानंद कौन थे, कैसे वाद पूरा निकल के आया, किस तरीके से मामला है। तो पहले तो ये विलेन हटा दिया है, तीनों मामले पहले कराए, ये खत्म करो। तो सरकार को किसी प्रकार की कोई शक्ति प्रस्तावना से, पहला विलेन खत्म कर दिया।
ठीक, अब बोला 2 प्रश्न आप लोगों के और बचे हैं। दूसरा प्रश्न था कि क्या आप अनुच्छेद 3 के आधार पे भारत के किसी हिस्से को किसी और को दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 3 के आधार पे ही क्या होता है, अनुच्छेद 3 के आधार पे ही क्या किया जा सकता है, देश के अंदर सीमा का पुनर्निर्धारण करने की यह शक्ति देता है, लेकिन यह अपनी जमीन को किसी और देने की शक्ति नहीं देता, इसलिए आर्टिकल 3 का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 3 के तहत ये बेरूबारी संघ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात, नहीं समझ रहे? अनुच्छेद 3 के तहत नहीं करोगे आप ये, आप ऐसा ना करोगे अनुच्छेद 3 के तहत पश्चिम बंगाल से बेरूबारी हटाया और दे दिया, क्योंकि कहीं पर अनुच्छेद 3 पे ये लिखा ही नहीं है कि भारत सरकार भारत के किसी हिस्से को पृथक करके दूसरे देश को दे सकती है। तो जब ये बात लिखी नहीं तो ये काम आप कर नहीं सकते। ठीक, तो ये मामला भी यहां पे स्पष्ट हो गया, यानी कि अनुच्छेद 3 का आधार भी खत्म हो गया। अब तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इस समझौते को लागू करना है, नेहरू न्यून समझौते को प्रभावी बनाना है, तो आप अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त शक्तियां हैं। 7वीं अनुसूची की एंट्री नंबर 14, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 248। ठीक है, ये सारी बहुत सारी पावर्स हैं जहां पे आप ये कार्य कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। नेहरू के बात समझ में आ गई। ठीक है, नून जी से जो वादा करके आए थे उन्होंने फिर क्या किया, ये देखो घटना 1952 की है, नेहरू नून समझौता 1958 में हुआ था। उसके 2 साल बाद जब न्यायपालिका ने ये बात कही तो 1960 में संविधान में एक संशोधन किया गया, 9th अमेंडमेंट। नवा संविधान संशोधन क्या था, बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित संशोधन था। तो एक संविधान संशोधन किया गया और समझौते के अनुरूप पहली अनुसूची में परिवर्तन कर दिया गया। पहली अनुसूची क्या है, भारत के जो राज्य हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो 1960 में पहली अनुसूची में एक लाइन जोड़ दी गई कि बेरूबारी संघ का ये हिस्सा, इतने क्षेत्रफल का हिस्सा बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान जो पहले होता था उसको सौंपा जाएगा। ठीक है, तो नवा संविधान संशोधन किया गया और इस तरीके से नेहरू नून समझौता क्या हो गया, प्रभावी हो गया। कुल मिलाकर बेरूबारी का जो मामला था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना जो विलेन था उसे खत्म कर दिया और बाद में फिर मान लिया कि हाँ ठीक है। तो ये तो रहा बेरूबारी का वाद, पूरा का पूरा। पूरी कहानी समझ में आई। बेरूबारी मामला क्या है, एक क्षेत्र है जिसको पाकिस्तान को देना था, जिसको लेकर संविधान के कुछ सवाल हो रहे थे, संविधान को परिभाषित किया जाना था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया और प्रयोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि संविधान के विभिन्न हिस्सों में संसद को शक्ति मिली है, लेकिन प्रस्तावना जो एक प्रमुख हर्डल बन रही थी, लोग इसे तो उसको फाइनली दरकिनार कर दिया, क्योंकि प्रस्तावना को तो जो बेरूबारी के नागरिक थे पाकिस्तानी हो गए रातों रात, जबकि वो भारत संघ में रहना चाहते थे। गलती किसकी थी, उस नालायक की जो सस्ता नशा करके लाइन खींच रहा था। उसने पूरा लाइन तो नहीं खींची थी। उसने जो भी किया था उस पर बहुत बड़ी कहानी है, कभी इतिहास में मैं बताऊंगा कि वो नक्शा उसने बनाया था कि ऑलरेडी चीज़ें कहानी हुई, वो अलग कहानी है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो आधार बनाया था उसने, वो पुलिस थानों को आधार बनाया था, पुलिस थानों को एक दूसरे से जोड़ता चला गया और उसी के आधार पे आधा इधर आधा उधर, तो कहीं ना कहीं पे एक त्रुटि हुई उससे बड़ी ये, और उसके कारण से बेरूबारी संघ का मामला निकल के आया। तो ये मामला कब था बेरूबारी यूनियन का, 1960 का मामला है। संविधान संशोधन हुआ, नवा संविधान संशोधन हुआ। मैंने कितने अनुच्छेद आपको याद कराए, 253 नहीं भूलना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन को करार करने के लिए, कोई समझौता करने के लिए, देश के अंदर प्रभावी करने के लिए संसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 245 नहीं भूलेंगे कि संसद देश भर के किसी भी हिस्से में कोई भी कानून बना सकता है। अनुच्छेद 248 नहीं भूलेंगे, यह अपशिष्ट शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 143 नहीं भूलेंगे, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति है। ये 4 अनुच्छेद आपको नहीं भूलने चाहिए अभी। ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारे जितने मामले आते जाएंगे, अनुच्छेद अनुच्छेद अनुच्छेद। मैं एक पूरा एक आपको अगला जो केस, अभी बहुत सारे केस हैं, जैसे कि अनुच्छेद 368 की कहानी, ये बहुत लंबी लड़ाई थी, न्यायपालिका 5-6 केस इसके साथ जुड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसानी से समझ में नहीं आता। मैं आपको ये भी बहुत आसान कर दूंगा। केशवानंद भारतीवाद बहुत सुनते हो आप लोग, बेसिक स्ट्रक्चर, दुनियादारी,
क्या था ये पूरा मामला, इसको भी हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ ही सेशंस में, मैं इसे भी आसान कर दूंगा आपको। तो अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि भारत बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, ठीक, ये इसमें भी वही मामला था, सेम चीज थी, भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के पास जाना था और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत के पास आना था। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को देना था और 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को मिलना था, ताकि वहां के नागरिकों की नागरिकता स्पष्ट हो सके, ठीक है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, भारत बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। 9वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने से जुड़ा हुआ है, ठीक। और प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बेरूबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कितने आर्टिकल, 4 से 5 आर्टिकल, 2 संविधान संशोधन आपको क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। यहां से क्लियर है, आगे बढ़ें। अब ये चीजें दिमाग में रिकॉल करना है अगेन टू अगेन, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, क्या 143 के अंतर्गत न्यायालय अगर कुछ कहता तो मानने के लिए बाध्य है? नहीं नहीं, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति सिर्फ मानने के लिए बाध्य नहीं है, उनसे ज्यादा प्रभावी यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो अपनी सलाह देने को मना कर सकता है, और एक मामला हो चुका है। जब बाबरी मस्जिद केस आया था, बाबरी मस्जिद केस पे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि साहब हम भी, कहीं लिखा ही नहीं संविधान में, उसने भी प्रयोग कर लिया कि हम भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ये एक औपचारिक प्रक्रिया है।